welcome to the current affairs classes of environment and ecology. Today we will discuss very important topics which are the areas from where UPSC and APSC ask questions regularly from year to year. ठीक है, that is the wetland. Recently on February 2nd it was celebrated as World Wetland Day. तो यहाँ पे wetland बहुत significance हो जाते हैं. Then Union Budget 2026-27 में Finance Minister has pushed for Turtle Trail initiative, and it has like stirred the controversy where conservationists are opposing this push. Then we'll see about the recently launched Solid Waste Management Rules 2026, and recently the issue of rat hole mining in Meghalaya Plateau, wherein there was an explosion because of which around 30 to 35 people have died by February 10th. So this is the topics that we'll be discussing in this video in detail. Moving forward to the wetland day, that is wetland. Now wetlands are the most threatened ecosystems in the world, है ना, और इनको एज ए वेटलैंड इकोसिस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को. नाउ वी हैव टू नो कि क्या इम्पोर्टेंस है. उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ 2 फरवरी को, क्या थीम था. थीम वाज वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, वेयर इन वी आर सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, इसके साथ साथ हियर द मेजर चेंज दैट हैव सीन इज द चेंज इन पैराडाइम, और देर इज पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग द लोकल communities in conservation of wetland through wise use and creation of livelihoods. ठीक है, ये चीज़ें हैं. Now इंडिया में, इंडिया stands at very good position wherein it is the first in Asia in number of wetlands. Now wetlands in India stands around 98 and globally it is third after UK and Mexico. ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और रिसेंटली 2 वेटलैंड्स वेर एडेड, दैट इज पटना बर्ड सेंचुरी, एंड इट इज़ नॉट इन बिहार, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश इटाहा डिस्ट्रिक्ट, एंड चारी धांड इन गुजरात, इन दी सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात. ये रिसेंटली ऐड हुए हैं. तो हम इसमें देखते हैं कि ये वेटलैंड है क्या, देन उसके बाद उनका सिग्निफिकेंस क्या है, थ्रेट्स क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, और उसमें और क्या चीज़ करनी चाहिए. विल सी विथ रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक इन होलिस्टिक वे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं कि वेटलैंड्स आर द रीजन और एरियाज, लोकली भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और एरियाज ऑफ मार्श, फेन और पीटलैंड्स, है ना, वेयर इन देर इज वाटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इसमें आएंगे, और वो या तो परमानेंट हो सकता है या तो फिर वो फ्रॉम टाइम टू टाइम टेम्पररी हो सकता है. बट द टेक्निकल थिंग इज इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मीटर्स ऑफ डेप्थ. ये बहुत जरूरी है. एंड द वेटलैंड्स आर वेरी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम फॉर्मिंग बेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स, है ना. इसके सिग्निफिकेंस में हम वेटलैंड्स का भी चीज़ें देखेंगे. उसके साथ साथ वेटलैंड्स इंडिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बील इसको आसाम में कहा जाता है, पुखोरी इसको ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, ताल कहा जाता है, नहर कहा जाता है. ये अलग अलग नामों से इंडिया में जाने जाते हैं. तो वेटलैंड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम. कैसे सिग्निफिकेंस है? दे आर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है उसमें हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंस फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, वाटर क्वालिटी, मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी, मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर टेबल, पोल्यूशन फिल्ट्रेशन. ठीक है, उसके साथ साथ कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग और अपग्रेडिंग दी बायोडाइवर्सिटी. ये सब में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इसको हम वन बाय वन देखते हैं. दिस वेटलैंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ किडनी ऑफ लैंडस्केप और किडनीज ऑफ इकोसिस्टम. अब इनको किडनीज क्यों कहते हैं? किडनीज इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे एक्ट एज ए फिल्ट्रेशन, दे फिल्टर द वाटर, they trap sediments, they trap the pollutants and filter water. इसलिए उनको क्या कहा जाता है? किडनीज भी कहा जाता है. सेडिमेंट्स के साथ साथ they also filter and purify
the water from pesticides and fertilizers. This also helps in protecting wetlands from the eutrophication or harmful algal blooms in the wetland. इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स होते हैं wetland में, they break down the organic matter, thus cleaning and purifying the water. उसके साथ साथ heavy metals भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा purify हो जाते हैं. तो this is the reason these wetlands are called as kidneys of the ecosystem. उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि climate change mitigation में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. Wetlands occupy around 3 to 6% of the land or surface on the earth, but they are source of around 30% of the global carbon sequestration. है ना, ये बहुत बड़ा एक रोल इनका रहेगा in mitigating the climate change. उसके साथ साथ they are also biodiversity hotspots wherein they support around 40% of world's plant and animal species, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 6% जगह पे ये they support 40% of species in the world. तो इनका ये बहुत बड़ा रोल है. उसके साथ साथ they also help in sustaining humanity. How they sustain humanity? They are source of livelihoods. Around 1 billion people directly or indirectly dependent on the wetlands. उसके साथ साथ they are source of food security. They are also helpful in disaster management or protection from the disaster. जैसे कि they act as barrier to floods, to the erosion, and they also help in groundwater recharge. This also is very important significance of wetlands. Along with this, these wetlands are also significant for their economic and recreational values. Economic sustainability जैसे कि for example tourism वगैरह इसमें बहुत helpful है. Now these wetlands being very significant ecosystem to the world, but they are facing the threats, major threats, and this is the most threatened ecosystem on the surface of the world after grasslands. Now what are the threats? There are some structural threats, chemical, biological threats, administrative issues that are posing to this wetlands. जैसे कि for example structural threats अगर से हम देखेंगे तो urbanization and encroachment. Urbanization and encroachment is the major issue that is posing to these wetlands. Urbanization क्या हो रहा है? India is rapidly urbanizing, and there is encroachment of wetlands or the water bodies. For example, the IISc study says by around from 1950 to recent times, around 60% of the surface water bodies of Bangalore have been encroached upon or converted into agriculture or housing societies. Now, apart from that, agricultural expansion in rural areas as well as the tier 2 cities is also posing a threat to wetlands. Then dredging and draining of wetland water from the wetland. This is a major structural issues. Apart from that, there are some biological and chemical threat posed to the wetland. जैसे कि for example, pollution from the runoff from the agricultural fields leading to eutrophication, जहाँ पे जिसके वजह से harmful algal blooms होते हैं, that reduces the productivity of ecosystems. Apart from that, the threat is from invasive species, water hyacinth, जो कि ब्लॉक कर देता है वाटर चैनल को, वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, जिसके वजह से जो स्पीसीज हैं एनिमल एंड प्लांट, दूसरे जो एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैं, फिश स्पीसीज हैं, वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सैलिनाइजेशन एंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह वगैरह, इसके वजह से ये थ्रेटेंड है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर थ्रेट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मिसगवर्नेंस और द करप्शन एंड चेंज इन लैंड यूज. दिस आर द मेजर फ्रेंड. तो इसी थ्रेट्स को देखते हुए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कई सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए गए हैं, और ये स्टार्ट हुआ है 1971 में विथ रामसार कन्वेंशन. रामसार इज अ सिटी इन ईरान. उसको इट इज इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन अग्रीमेंट. ये रामसार कन्वेंशन क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइंड इन 1971 टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स. और इसके 3 पिलर्स हैं, दैट इज वाइज यूज और सस्टेनेबल यूज. देन द सेकेंड पिलर इज लिस्टिंग ऑफ
wetlands of international importance, and third is international cooperation in transboundary wetlands. ये इनका मेन मेजर पिलर्स हैं. देन रामसर कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव ये है, इट डेडिकेट्स फॉर डेडिकेटेड एंड कंजर्वेशन ऑफ एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड थ्रू लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. इसके लिए किया गया है रामसर. इसी में एक चीज आती है मेंट्रोक्स रिकॉर्ड. नाउ दिस इज ए रजिस्टर ऑफ रामसर साइट्स where ecological character has been changed or likely to change because of human interference. सिंपल बात में ये है, ये कोई भी वेटलैंड हो सकती है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से वहाँ पे इकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं या फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है. उसको हम रामसर साइट्स जो हैं वो साइट्स को हम मॉनिटर्स रिकॉर्ड में डालते हैं. एक रजिस्टर मेंटेन्ड है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये थ्रेटन्ड है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 3 साइट्स मेंट्रोक्स रिकॉर्ड में थे, जिसमें से एक चिलिका लेक बाहर आ चुका है थ्रू कंजर्वेशन एफर्ट्स. आज भी इंडिया में 2 रामसर साइट्स ऐसे हैं जो कि थ्रेटन्ड है या फिर उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. दैट इज कोयलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड लोकटाक लेक इन मणिपुर. ये आज भी मॉनिटर्स रिकॉर्ड में है. उसके साथ साथ एट नेशनल लेवल इंडिया हैज़ कम अप विद द wetland management rules in 2017. पहले यहाँ पे 2010 में उसका था. Here the central government has delegated the powers and authority to recognize wetlands or Ramsar sites to the state government. Now central government will act as advisory body only. उसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक वाटर्स, लगून्स एंड एस्चुरीज को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि वो कोस्टल रेगुलेटरी जोन के अंदर में मैनेज किया जाएगा. Thereafter, recently, Government of India has also launched a scheme named Amrit Dharovar Scheme in 2023 by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The goal is to conserve through the community participation, paradigm shift from high volume to high value, nature tourism and capacity building and integrated management plans. Yeah, this scheme, the scheme of this is this started from 2023 and this will last for 3 years for conservation and restoration and sustainable use of wetlands. This is all about the wetlands and the significance and threat posed to the wetlands. Moving to the next topic, recently you might have heard about the rat hole mining, जो recently 5th February को एक डायनामाइट एक्सप्लोजन के वजह से, इलीगल माइंस होते हैं ये, डायनामाइट एक्सप्लोजन होने की वजह से अराउंड 30 पीपल हैव डाइड इन दिस इंसिडेंट एंड द प्रॉब्लम इज दिस इज रिकरिंग इशू. तो इन दिस टॉपिक वी विल सी व्हाट इज रैट होल माइनिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी इन दैट रीजन, कौन से स्टेट में होता है, क्यों नेसेसरी है, उसके इश्यूज क्या हैं एंड उसको रेगुलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं. इन लाइन्स पे हम इस चीज़ को देखेंगे. जैसे कि हमने अभी कहा कि अराउंड 30 पीपल हैव डाइड इन द ब्लास्ट दैट अकर्ड ऑन 5th February of 2026 इन द ईस्ट जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय स्टेट. एंड टू टेल यू this practice of rat hole mining is already banned because of one incident in 2014 by NGT. ये NGT ऑलरेडी बैन कर चुका है और इसमें अगले 12 साल में कई इंसिडेंसेस इसमें हो चुके हैं. तो ये ऐसे क्यों होता है और ये रैट होल माइनिंग है क्या? नाउ ये रैट होल माइनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आप देखिए, दिस इज इलीगल एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एंड जियोलॉजिकल इश्यूज. हम इसको आगे देखेंगे. रैट होल माइनिंग इज ए प्रिमिटिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक वेर इन पीपल डग वेरी नैरो tunnels inside the coal seams. बहुत ही नैरो होते हैं जो सिर्फ एक इंसान उसमें रेंग के जा सकता है, खड़ा होके भी नहीं जा सकता, और वहाँ पे जाके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, रूफ सपोर्ट, विदाउट एनी वेंटिलेशन और विदाउट एनी अदर सेफ्टी मेजर्स. उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रेजिडीज होते हैं और ये इलीगल है. ठीक है.
और ये जैसे कि हम आगे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके वजह से अब ये क्यों होता है, वाई द मेजर रीजन कि ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन। द टेक्निकल रीजन इज, जो रीजन है मेघालय, है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे कोल पाया जाता है, बट द कोल फाउंड इन द मेघालय प्लेटू और द ईस्ट जयंतिया हिल्स इज इन वेरी थिन सीम। सीम जो वो होता है जहाँ पे कोल मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल एक बेडेड हॉरिजॉन्टली बेडेड सेक्शन में होता है, यहाँ पे जो मेघालय में कोल पाया जाता है वो बहुत ही थिन बेड में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम हैवी मशीनरीज को यूज नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक इश्यू है। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज उसके वजह से यहाँ पे हम जो है रैट होल माइनिंग को बढ़ावा दिया गया है और जो कि बैंड है एनजीटी की तरफ से। उसके अलावा देर आर अदर रीजन्स व्हाई दिस practice is continuing because of the legal paradox, that is 6th schedule area. Meghalaya falls under the 6th schedule area और यहाँ पे there is autonomy, there are tribal rights, है ना। ट्राइबल राइट्स के अंदर में 6th schedule के अंदर में the land and the local mining resources are owned by the local people और वो उसके वजह से वहाँ पे कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट नहीं हो पाता है। ये एक इसका सबसे बड़ा चैलेंजेस है। देन द अदर इज इकोनॉमिक कॉज, बिकॉज ऑफ देर इज नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है एंड द डेली वेजेस ऑफ रैट होल माइनर्स आर फ्रॉम 1500 1500 से 2000 के हैं और ये वर्कर्स आते हैं मोस्टली फ्रॉम आसाम, नेपाल, बांग्लादेश, जो कि पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इसके वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा भी इसमें कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनफोर्समेंट वाइड है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, टेरेन, डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से, डेंसली फॉरेस्टेड हिली रीजन होने की वजह से यहाँ पे इसको हम देख भी नहीं सकते हैं कि वहाँ पे रैट होल माइनिंग हो रही है। उसके साथ साथ कोल सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व है, लोकल एलिट्स, political class, state officials and enforcement agencies का blind eye that is leading to this illegal mining in the place, beautiful place of Meghalaya, and this is creating a huge problem, environmental problem in the region. जैसे कि for example the export, it is exposing this is leading to the sulfur contamination in the rivers, local rivers, in air as well as water, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे sedimentation in the rivers leading in like rivers like Lukha and Kopili, that is harming the local ecosystem of the region. उसके साथ साथ there was a recent study wherein there was a number of 26,000 abandoned mine shafts. जैसे रैट होल माइंस होते हैं, अराउंड 26 से 30,000 रैट होल माइंस अबंडन है, लाइक इट्स लाइक ए स्कैर्स ऑन द लैंड, है ना, ब्यूटीफुल लैंड, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन है, वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज इससे क्रिएट हो रहे हैं। सो द वे फॉरवर्ड इज वी नीड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एज वेल एज द प्रॉपर livelihood programs in the region to support the employment of local people. Moving to the next topic, that is the solid waste management rules 2026. Now this is very important because UPSC has already asked question in prelims as well as mains on the solid waste management rules and different waste management rules, है ना। इससे पहले there was solid waste management rule 2016, 10 साल बाद नया रूल लाया गया है, जहाँ पे देर इज ऑल्सो शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्ट इन पैराडाइम। उसको हम देखते हैं जनरली क्या प्रोविजंस लाए गए हैं और व्हाट इज हाउ वी कैन कंपेयर विद द 2016 रूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मेजर चेंजेस दैट आर ब्रॉट अंडर दिस आर फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्लियर इन 2016 rules, the responsibility was mostly on the municipal councils or local bodies. Now in 2026 it is shared responsibility. You also are equally
we all are equally responsible for managing the waste. Now this rule is been brought under Environmental Protection Act 1986 और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो तैयार रहिए आपके घरेलू वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, जो कि अब होगा 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है: वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड सैनिटरी वेस्ट। पहले ये वेस्ट नहीं था, जैसे कि मास्क, डायपर, सैनिटरी पैड्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये वो नहीं था। अब इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। Thereafter, there is also the financial accountability, polluters pay principle, ये पहले से था। Now there is a term of environmental compensation where there is direct penalties, financial penalties for non-compliance, और उसको मॉनिटर भी करेंगे। देखिए उसमें मॉनिटर भी किया जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। देन इफ देर इज वायलेशन इन सेग्रीगेशन एंड कॉट डंपिंग, तो आपको हेवी फाइन्स लगा जाएगा। और लैंडफिल्स आर नाउ द लास्ट रिजॉर्ट। अर्लियर लैंडफिल्स में ये था कि आप कलेक्ट करिए और लैंडफिल्स में डंप करिए और लैंडफिल्स को हम मैनेज करें, बट नाउ लैंडफिल्स आर द लास्ट रिजॉर्ट। हम इसको आगे देखते हैं। देन देर इज ह्यूज चेंज फॉर दी बल्क वेस्ट जनरेटर्स। ये बल्क वेस्ट जनरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि बहुत बड़े सोसाइटीज़, हाई राइज बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उनको हम बल्क जनरेटर्स बोलते हैं। या फिर इसमें इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज भी आएंगे जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या फिर वो 100 किलो वेस्ट से ज़्यादा पर डे जनरेट करते हैं, तो उनको हम बल्क वेस्ट जनरेटर्स कहा जाएगा। उनके लिए 2 मैंडेट दिए गए हैं। उसमें एक है जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ वेट वेस्ट ऑनलाइन ऑन साइट, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ मैंडेटरी। आपको एक ऑन साइट कंपोस्ट प्लांट बनाना पड़ेगा जहाँ पे वेट वेस्ट आपको प्रोसेस करना है। नेक्स्ट द सेकेंड मैंडेट इज द अदर कैटेगरीज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल को हम ऑडिट भी करेंगे कि आपने कहाँ पे डिस्पोज किया है, प्रॉपर मैनर में डिस्पोज किया है या नहीं, ये चीज़ें देखी जाएगी। देन देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और अपडेट दैट हैज़ ब्रॉट कि अब जो लीगेसी वेस्ट मतलब लैंडफिल्स जो थे, दैट हैज़ टू बी क्लियर्ड बाय अक्टूबर 31, 2026। ये टाइम दिया गया है, इसके अंदर में सारे लैंडफिल्स को क्लियर कर देना चाहिए बाय बायो रेमिडिएशन और अदर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। बायो रेमिडिएशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या प्लांट्स को यूज़ करके जो वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। और यहाँ पे ये हमें करना है लेगेसी वेस्ट के साथ में, इसको कंप्लीट करना है। एंड देर इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनफोर्समेंट ऑफ दिस रूल्स, जहाँ पे देर इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल जहाँ पे वेस्ट पिकर से लेके डायरेक्ट आपके प्रोसेसिंग प्लांट तक ट्रैक किया जाएगा कि कौन सा वेस्ट कैसे प्रोसेस हो रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अगर से इसमें इफ देर इज सम इलीगल डंपिंग एंड ऑल, देर विल बी हेवी फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन दी पोल्यूटर्स। उसके साथ साथ फाइनली लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द 2016 रूल्स एंड 2026 रूल्स। पहले दिस वाज ओनली 3-वे सेग्रीगेशन, वेट, ड्राई एंड हजार्डस। इसमें 4-वे सेग्रीगेशन रखा गया है। एक एडिशन है सैनिटरी पैड्स एंड स्पेशल केयर, डायपर्स और बल्ब्स वगैरह को स्पेशल केयर हमें देना पड़ेगा। एनफोर्समेंट में देर वाज म्यूनसिपल बायलॉज, नाउ देर इज एनवायरमेंटल कंपनसेशन, पोल्यूटर्स पे रूल लागू होगा। टेक्नोलॉजी में पहले अपलोड नहीं होता, नाउ देर इज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल। ठीक है। लैंडफिल्स के रिगार्डिंग पहले रिडक्शन, लैंडफिल्स को रिड्यूस करना था, नंबर ऑफ लैंडफिल्स को भी रिड्यूस करना था एंड उनमें वेस्ट भी रिड्यूस करना था। नाउ दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, you cannot dump as you wish in the landfills in 2026 rules. Earlier it was responsibility of urban local bodies and rural bodies. Now अब 2026 rules में community involvement is also there. There is a provision of community involvement in the waste management rules. Now this is the push towards the circular economy and waste management in the country, जहाँ पे प्रिवेंशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ये फोकस करना है। कुछ बचेगा दैट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द लैंडफिल्स और इन द वे दैट इज डिफाइंड इन द
rules. This is about the solid waste management of 2026. Now moving to our last topic, that is turtle trails. This is regarding the budget proposal, budget 2026 proposal, wherein Government of India is launching an initiative of turtle trails, that is ecotourism circuits. ecotourism circuit जैसे कि फॉर एग्जांपल रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, जहाँ पे जो रिलीजियस और कल्चरल साइट्स होते हैं वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसी तरह से नेचुरल टूरिज्म में टर्टल ट्रेल्स भी लाया गया है, जहाँ पे इको टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल के हैचिंग ग्राउंड्स पे. नाउ द इश्यू इज, इसको कंजर्वेशनिस्ट ने अपोज किया है. ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा? कोस्टल स्टेट्स लाइक ओडिशा, कर्नाटका एंड केरला, जहाँ पे ऑलिव रिडल का हैचलिंग होता है. द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म मास नेस्टिंग ग्राउंड्स इनटू इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एसेट्स. ठीक है, और टारगेट किसका रहेगा? ऑलिव रिडली पे होगा. नाउ व्हाट इज ऑल अबाउट दिस ऑलिव रिडली टर्टल? ये क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्टल इन ओशंस, और इसका स्टेटस इज वल्नरेबल एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सिमिलर टू दी टाइगर्स, क्योंकि ये वल्नरेबल और एंडेंजर्ड है, इसके वजह से है. और इनकी एक खास बात है, दे टेक द एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी फ्रॉम द सीज ऑफ पैसिफिक इंडियन ओशंस टूवर्ड्स द कोस्ट और द लैंड्स. इसमें मल्टीपल स्टेट कंट्रीज में होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोस्टारिका है, मैक्सिको है, एंड देयर आर मेनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये नेस्टिंग के लिए जाते हैं. एंड दे ट्रैवल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और वो वहीं पे जाते हैं जहाँ पे वो पैदा हुए थे. एंड दे यूज मैग्नेटो रिसेप्शन एंड द मून लाइट फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम द पैसिफिक ओशन ऑल ओवर टू द श्रीलंका एंड इंडिया. दिस इज वेरी important about this species. और उसको जो मास नेस्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं अरिबादा. इट इज नथिंग बट द ग्रेट अराइवल, स्पेनिश वर्ड है ग्रेट अराइवल. उसको वेर इन देर इज ए सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग फिनोमिना where thousands and thousands of olive ridley, female olive ridley turtles arrive on the beach to lay eggs. This is synchronized, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन 2 से 3 दिन में एक बार. And this is only nocturnal phenomena, मतलब they travel and they reach beach in the night following the moonlight, and they follow this lunar days, 28 day का cycle follow करते हैं for 3-4 months to lay and hatch. India में there are multiple places where this aribada happens. That is the most important is Gahir Mata sanctuary, है ना? It is under Bhitarkanika wildlife sanctuary, and it is one of the world's largest aribada area, wherein thousands of turtles come together. उसके बाद ऋषिकुल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जहाँ पे ये अरिबादा होता है. Then there are also places near the coast of in the coastal regions of Karnataka and Kerala for this mass nesting. इसको देखते हैं अब इशू क्या है. Now government of India has announced the turtle trails initiative. उसके वजह से there are certain controversy or ecology and conservationists are opposing, because these turtles follow the natural moonlight for traveling and reaching to the beaches. If we promote tourism in that area, so that will disorient or distract the olive riddle turtle of their path and may cause harm, or they may reach to the different location. That will lead to decrease in their population. जैसे कि आप देख सकते हैं tourism infrastructure के वजह से और biological consequences, pollution, plastic pollution वगैरह वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगा. That will lead to the death of olive riddle turtle. इसी की वजह से conservationists are saying that it should be no-go zone, altogether no-go zone, and because it's very natural phenomena and they get disturbed, the turtles get disturbed. There are other challenges as well. The challenges posed for the hatching, like जैसे for example stray dogs, the climate change, change in water level, salinity of the sand, the water level is also. These are the major challenges that are facing or that are threatening the olive ridley turtle in the ocean. And there are various protection
ऑपरेशंस दैट आर बीन अंडर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ओलिविया देख सकते हैं, ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, अराउंड 1980s इसको स्टार्ट किया गया था कोस्ट गार्ड द्वारा, विच प्रोटेक्ट्स द कोस्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, जहाँ पे इलीगल फिशिंग, और क्योंकि जब टर्टल्स आते हैं, जब इलीगल फिशिंग होती अगर से होती है तो दैट दे में कॉट इन दी नेट्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्ट गार्ड भी और प्रोटेक्ट करता है अंडर ऑपरेशन ओलिविया। दिस इज ऑल अबाउट द ओलियो रिडली टर्टल एंड द initiative of turtle trails. This is all for today. Thank you.